इसकी जो वैल्यू जाएगी आपके पास में वो जाएगी यहाँ पर -2 सब्ट्रैक्ट कर दो, -2 से लेकर के 1। अब उसके बाद यहाँ पर डिवाइड बाई 10 है तो 3 sin² x -2 डिवाइड बाई 10, इसकी जो वैल्यू जाएगी वो आपके पास क्या चली जाएगी, 10 से डिवाइड कर दो तो -1/5 से लेकर के 1/10 तक ये आपके पास चली गई। अब आपने क्या किया, अब बाहर वाले के लिए आपने ग्राफ बनाना है और x की जो वैल्यू है उसका ग्राफ चेक करना आपने इस वैल्यू में चेक करना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ वो आप जानते हो ऐसे चलता है, -1/5 भी है तो -1/5 का मतलब हो गया आपके पास ये -1 हो गया, यहाँ पर ये 0 हो गया ऐसे। इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो आपके पास होती है y = x लाइन, और इसकी जो इक्वेशन होती है वो आपके पास क्या होती है, आपने याद कर लिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में x+1 हो जाती है। ओके, तो ये क्या कह रहा है देखो, -1/5 से लेकर के 1/10 तक जाना है। तो माइनस का 1/5 का मतलब होगा कि जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू होगी -1/5, और आपने कहा 1/10, 1/10 का मतलब वो आपके पास में ये 1/10 हो गया, 1/10 ऐसे। तो इस पोर्शन में देखना आपने -1/5 से लेकर के 10, इस वाले पोर्शन में देखो y की वैल्यू क्या क्या आ रही है। तो देखो यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ रही है, यानी ये ग्राफ लेना है आपने, ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये आपने लेना है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग तो क्या आ रहा होगा, 1/10 आ रहा होगा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास वैल्यू आ रही होगी, आपने एक्स की वैल्यू -1/5 पुट की तो ये कितना होगा, 4/5, 4/5 ऐसे आ गया। तो यानी कहने का मतलब आपके पास में ऐसे है ये, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं कि ये यहां तक तो जा रहा है 1/10 तक, ठीक है, ये जो है 1/10 तक के लिए है, और उसके बाद ये वाला ग्राफ यहां से है, ये वाला ग्राफ, इसकी कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या है, -1/5। इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो y के ऊपर क्या वैल्यू मिल रही है, y के ऊपर वैल्यू मिल रही है 4/5। देखो 4/5 और 1/10 इनके बीच में गैप है, इनके बीच में गैप है, ये इनके बीच में गैप है आपके पास में। तो इसका मतलब आपने कौन कौन सी वैल्यू लेनी है, y की जो वैल्यू आ रही है, यानी कि y की वैल्यू कहां से जा रही है, 4/5 से लेकर के 1 तक जा रही है, और 0 से लेकर के 1/10 तक जा रही है, ये वाली, ये जो y की वैल्यू आ रही है ये, ठीक है। तो ये आपने y की वैल्यू लेनी है। सर ये 4/5 कैसे है सर? ये भाई 4/5 कैसे आया बच्चे, देखो ये y = x+1 वाली लाइन थी ना, देखो ये वाली जो लाइन थी y = x+1 वाली लाइन थी, आपने x की वैल्यू -1/5 पुट की तो क्या आ गया, 4/5 आ गया। नहीं आया समझ में दीपक? यस सर। ओके, तो अब आपके पास रेंज क्या क्या आ गई, तो रेंज जो आई वो आपके पास आ गई है 0 to 1/10। रेंज जो आपके पास आई, जो रेंज वो आपके पास आ गई है 0 to 1/10 यूनियन 4/5 to 1 ओपन, ये आपके पास में रेंज आ गई। तो बस इसमें ये कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चे सीधा बोल देते हैं जैसे कि 0 to 1 टाइप से ऐसे कुछ, पर ये आप यहाँ पर आपको दिखना है कि ये बीच में यहाँ पर गैप आ रहा है, 4/5 की जो वैल्यू होती है वो 1/10 से ज्यादा होती है, 1/10 से ज्यादा होती है, ये जो वैल्यू है ये 1/10 है, यहाँ 1/10 से ज्यादा होती है। तो इसका मतलब हो गया आपके पास में कि इनके बीच में गैप आ रहा है, तो ये गैप हटाना पड़ेगा। ओके, आगे आगे चलते हैं। तो ये टॉपिक आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा, कंपोजिट फंक्शन वाला, ठीक है। तो पहला मेथड हमने किया था एलिमेंट्री मैनिपुलेशन वाला, दूसरा किया था हमने कंपोजिट फंक्शन वाला। ओके, नेक्स्ट करेंगे कि अगर मान लो कि डोमेन को मैं रेस्ट्रिक्टेड कर दूं, ठीक है, तो उस वाले केस में रेंज किस तरह से फाइंड करेंगे। इसमें तो कुछ नहीं, बस वैसे लिखवा दे रहा हूं कि रेंज फाइंड कर रहे हो आप इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो इसमें जैसे कि क्वेश्चन ले लिया आपने सीधा ही,
फाइंड रेंज, ठीक है, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ठीक है, इसकी रेंज फाइंड करनी है आपने। फिर यहाँ पर डोमेन को मैंने कर्टेल कर दिया, कि डोमेन को मैंने बोल दिया कि जो एक्स की वैल्यू है वो -1 से लेकर 2 तक जानी चाहिए। देखो भाई, अगर एक्स के ऊपर कंडीशन नहीं लगाता या एक पीरियड पूरा दे देता इसे, तब तो क्या आ जाती, इसकी जो रेंज आती है वो -1 to 1 आती। बट यहाँ पर आपने क्या कर दिया कि डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, तो इस वाले केस में क्या करोगे, बस इस डोमेन में चेक कर लो कि वाई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, 2 तक जा रहा है, तो 2 तक जाने का मतलब यहां तक कि 2 आ जाएगा। और ऐसे चलता है। तो आपने क्या करना है कि -1, देखो -π/2, -π/2 पर जो वैल्यू होती है ये -π/2 है। -π/2 पर साइन की वैल्यू क्या आती, -1 आती। और π/2 पर साइन की वैल्यू, यहाँ पर π/2 होता है, तो π/2 पर साइन की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। और अब आपके पास कह रहा है कि -1, तो -1 का मतलब हुआ कि वो जो वैल्यू हुई वो क्या आएगी, -π/2 और π/2 के बीच में यहाँ पर आएगा। जैसे -1 कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर होगा, ये -1 होगा। ओके, ऐसे आपने कहा कि 2 कहां पर होगा, तो यहां पर 2 होगा, π/2, π/2 का मतलब हुआ 1.5 समथिंग, और पाई का मतलब होता है 3.14। तो ये जो वैल्यू होती है ये पाई होती है, यहाँ पर पाई होती है। तो इसका मतलब हो गया आपके पास जो आपने रेंज फाइंड करनी है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे फाइंड करनी है। तो देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास ग्राफ कहां पर जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने x की वैल्यू -1 पुट की, तो ये क्या आएगा, ये निकलेगा माइनस का sin 1 भाई, ठीक है, माइनस का sin 1। -1 पुट किया ना, साइन माइनस थीटा, तो माइनस माइनस साइन थीटा होता है, तो sin 1 की जगह माइनस का sin 1 हो जाएगा। ओके, 2 के ऊपर जो इसकी वैल्यू आएगी, 2 के ऊपर आएगी sin 2 की वैल्यू, जो है sin 2 की वैल्यू का मतलब हुआ ये वाली वैल्यू, ये होगा sin 2। बट इससे पहले ये 1 भी है, तो यहां पर क्या आएगा 1। तो देखो y एक्सिस पर वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, माइनस का sin 1 से लेकर के आपको कौन सा पोर्शन मिल रहा है, ये वाला पोर्शन मिल रहा है। ये जो पोर्शन है ये आपको y एक्सिस पर मिल रहा है। तो इसका मतलब -sin 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। इस वाले में, इस वाले डोमेन में जो साइन की वैल्यू जा रही है वो कहां से कहां तक जा रही है, माइनस का sin 1 से -1 तक नहीं जा रही है। -1 तो कब होता है, जब -π/2 होता तब होता है। तो रेंज की वैल्यू क्या होगी, माइनस का sin 1 से लेकर के और ये 1 तक। फिर कहोगे सर ये sin 2 क्यों नहीं लिए, भाई sin 2 की वैल्यू पहले ही आ चुकी है इसमें, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो sin 2 भी आ चुका है इसमें, ठीक है। तो ये तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, उसी में यानी कि जो आपके पास डोमेन रेस्ट्रिक्टेड की हुई है उसमें चेक कर लो कि y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। क्लियर हो गया होगा सभी को, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, नेक्स्ट मेथड किया आपने, मेथड 4। देखो भाई मेथड 4 में कि अगर आपके पास कभी भी ऐसे करके लिखा हुआ हो कि ये इस टाइप का क्वेश्चन हो कि लीनियर लिखा हो, लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हो, लीनियर इन एक्स डिवाइड बाई लीनियर, ये कोई लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है ऊपर 1, या लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1 और नीचे लिखा है लीनियर 2, ठीक है, डिवाइड बाई ऐसे लिखा हुआ हो, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इसका मतलब हुआ जैसे कि मैंने कहा कि L1x लिखा हुआ है और लीनियर ऊपर लिखा हुआ है, नीचे भी लीनियर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि y इज इक्वल टू ऐसे ax प्लस बी और डिवाइड बाई cx प्लस डी। तो इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि a/c इज नॉट इक्वल टू b/d, क्योंकि अगर a/c और b/d अगर इक्वल हो जाएंगे तो उस वाले केस में तो क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा और ये x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट आ जाएगी फिर तो, ठीक है। a/c इज नॉट इक्वल टू b/d होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर मान लो a/c और b/d इक्वल हो गया तो इसका मतलब ऐसे होगा कि ऊपर से और नीचे से कॉमन आ जाएगा, ये x वाला कोई कांस्टेंट नंबर कॉमन है, इसका मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 2 और नीचे लिख दिया 3 इंटू में 3x प्लस 2 ऐसे, तो ये तो कट हो जाएगा फिर तो इसकी वैल्यू पर कोई कांस्टेंट टाइप की वैल्यू आ जाएगी, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे,
देखो इसका जो ग्राफ आएगा ना वो आपके पास में अ, इसका जो ग्राफ आएगा वो आपके पास में क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप से आएगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप से आएगा। कैसे, जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लेना चाहूँ, y इज इक्वल टू 2x-1 डिवाइड बाई x+3 ऐसे ले लिया मैंने। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या बताया था अभी आपको एलिमेंट्री मेथड में, कि आप ऐसे सोल्व करते थे कि 2 ऊपर भी सेम ही बना लेते थे, 2 इंटू में x+3 माइनस का 7 डिवाइड बाई x+3। ठीक है, x+3। तो अब आपने कहा कि जो y की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 2 माइनस का 7 डिवाइड बाई x+3 ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये तो आपके पास क्या हो गया ऐसे, y-2 इज इक्वल टू माइनस का 7 डिवाइड बाई x+3। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो आपके पास में क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे कर सकते हो, आप बना भी सकते हो अपने आप से, कि आपने क्या किया कि एलिमेंट्री मैनिपुलेशन लगाते जा रहे हो, कि आपने ये सब चीजें किया है कि x को रिप्लेस कर दिया 1/x से, फिर x को रिप्लेस कर दिया, ऐसे कर करके आप चले गए हो यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए। ठीक है, मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि आपने कैसे सोल्व करना है इसे। अब इसे सोल्व करने के लिए जो है, इसी चीज को यूज कर लेते हैं सीधा। तो इसके लिए शॉर्टकट देखोगे कि इसका जो ग्राफ आएगा आपके पास में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आपके पास में ग्राफ आएगा। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आने का मतलब हुआ कि ऐसे आपके पास में ऐसे आएगा कि एक लाइन होगी ऐसे, और एक लाइन होगी ऐसे, और उनके अबाउट में ये ग्राफ ऐसे बन रहा होगा, या फिर ऐसे बन रहा होगा। ऐसे करके आपके पास में ग्राफ बन रहा होगा। तो ये जो दो लाइन होगी, ये इनमें क्या होंगे, जो एसिम्पटोट्स होंगे, ये जो दो लाइन होंगी इनको अप्रोच कर रहा होगा। तो ये दो लाइन कौन कौन सी होगी, उसके लिए आपने ऐसे बोला कि जो आपके पास में यहां पर देखो, आप यहां पर x की वैल्यू y इक्वल टू ax प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ है। तो नीचे वाला पार्ट अगर जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो नीचे वाला पार्ट जीरो होने का मतलब आपके पास x की वैल्यू को आप क्या नहीं ले सकते हो, x की जो वैल्यू होगी वो आपके पास में क्या आएगी, कि x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में क्या नहीं होनी चाहिए, कि माइनस का d डिवाइड बाई सी नहीं होनी चाहिए। तो यानी कहने का मतलब आपने कहा कि इसकी जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगी वो आपके पास में क्या होगी, r माइनस में माइनस का d डिवाइड बाई सी। ठीक है, माइनस का d डिवाइड बाई सी। ओके, और रेंज ऑफ फंक्शन जो होगी वो आपके पास में इसमें होगी कि ए और सी का आप क्या ले लो, यहाँ पर रेंज जो आएगी वो आपके पास में आएगी, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाली टर्म है उनका रेशो ले लो, यानी कि ए बाई सी, ये आपके पास में आएगा। और इसमें जो एक लाइन तो जो होगी, जो आपके पास जैसे माइनस का डी डिवाइड बाई सी वाली जो लाइन है, ये तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, इसको आप x की वैल्यू की कोरस्पॉन्डिंग नहीं ले सकते। तो यानी एक आपके पास में हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स बन जाएगा, एक वर्टिकल एसिम्पटोट्स बन जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं ऐसे बोल रहा हूं कि आपके पास में जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे चलेगा। तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, ये क्या होगी, वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट का मतलब x इक्वल टू टाइप की लाइन। तो जहां पर आप x की वैल्यू जो पुट नहीं कर सकते हो, तो x की वैल्यू क्या नहीं पुट कर सकते हम, माइनस का d डिवाइड बाई सी, ये वर्टिकल एसिम्पटोट्स होगा। और ये आपके पास में हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होगा। ये वाला जो होगा ये आपके पास में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, यानी कि y की जो वैल्यू आपके पास में नहीं आएगी, y की वैल्यू क्या नहीं आ रही है, a बाई सी। तो ये आपके पास में आएगा y इक्वल टू a बाई सी। ठीक है, ये जो होगा ये वर्टिकल एसिम्पटोट्स होगा। और ये जो आएगा आपके पास में ये आएगा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स।
ये आपके पास में आएगा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। ओके, अब जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ जो बनेगा वो क्या तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये डी पार्ट है, ऐसे। तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या तो बनेगा ए एंड सी में, या फिर बनेगा बी एंड डी में। ग्राफ जो होगा आइदर ए एंड सी, ठीक है, और बी एंड डी। इस वाले पोर्शन में क्या तो आपके पास में ए और सी वाले पोर्शन में होगा, क्या तो इस पोर्शन में होगा, या फिर इस पोर्शन में ग्राफ होगा। और ये जो दो लाइन है ये क्या होंगे, एसिम्पटोट्स होंगे। ये जो दो लाइन है ये क्या होंगी, एसिम्पटोट्स होंगी। ओके, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस चीज को, और यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर हुई होगी। एक बार मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने कहा y इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 3x माइनस का 2 डिवाइड बाई x प्लस 5, ठीक है। तो डोमेन फाइंड करना तो बड़ा आसान है, आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो x की वैल्यू नॉट इक्वल टू माइनस का 5 होगी। तो आपने कहा ये आपके पास में था, ये था आपके पास में x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये x एक्सिस था, ये आपके पास में y एक्सिस था, ये ओरिजिन था। अब यहाँ पर डोमेन ऑफ फंक्शन वो क्या हो गई है, r माइनस का 5, जहां पर ये नीचे वाला 0 हो जाएगा। ओके, रेंज ऑफ फंक्शन का मतलब कोफिशिएंट ऑफ ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाला। तो आपके पास में क्या हो गया, 3, r माइनस का 3। इन दो लाइन को ड्रॉ कर लो आप, इन दो लाइन को ड्रॉ कर लो। ये रेंज थी, रेंज का मतलब y की वैल्यू, रेंज का मतलब y की वैल्यू, डोमेन का मतलब x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 5 नहीं होनी चाहिए। तो x इक्वल टू 5 वाली लाइन ड्रॉ करो। तो x इक्वल टू 5 वाली जो लाइन होगी वो आपके पास में क्या आ गई, ऐसे आ गई, वर्टिकल एसिम्पटोट्स हो गए। ओके, दूसरी लाइन ड्रॉ की आपने, वो आपने ड्रॉ की रेंज, रेंज वाली क्या है 3, y इक्वल टू 3 वाली लाइन। तो आपने कहा इक्वल ये टू आपकी, माइनस 5 आना चाहिए। क्या कह रहे हो बच्चे, -5 पे नहीं बनना चाहिए, 5 पे आपने बनाया। सॉरी सॉरी, -5 पे। हाँ सॉरी, ये -5 है। ये जो है भाई, ये क्या है, माइनस का 5 होगा ना ये वाला जो, ठीक है, ये -5। तो ये वाली जो लाइन है ये आपके पास में आ गई यहाँ पर। ये आपके पास हो गया x इक्वल टू माइनस का 5, और ये आपके पास हो गया y इक्वल टू 3 वाली लाइन। तो देखो भाई, ग्राफ जो बनेगा ना, अब मैं ये बोल रहा हूं ग्राफ बनने का मतलब हुआ क्या तो इस रीजन में बनेगा, या फिर इस रीजन में बनेगा, ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो इस रीजन में अब क्या करना है, आपने कोई भी एक पॉइंट लेना है और चेक कर लेना है, उस पॉइंट पर आपने क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। जैसे ये वाला पॉइंट है, अगर मुझे ये वाला पॉइंट में देखा कि इस वाले पॉइंट में ग्राफ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इस वाले पॉइंट में ग्राफ आ रहा है या नहीं आ रहा है, किस तरह से चेक करोगी। तो आपने क्या किया, जो आपके पास लिखा हुआ है 0,0, इसमें पुट करके देखो आपके पास, जब आपने x की वैल्यू 0 वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, आपने पुट किया, देखो x की वैल्यू 0 पुट की तो क्या आ गया, माइनस का 2/5। यानी कि y की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, माइनस का 2/5 आ गई है। माइनस का 2/5 आने का मतलब हुआ कि जो ग्राफ बन रहा है y की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो यानी कहने का मतलब जो ग्राफ बन रहा है आपके पास में वो क्या बन रहा है, ऐसे बन रहा है, इस रीजन में, ये वाला एंड ये वाला, ये आपके पास में ग्राफ है। समझ में आया कि आपने एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू पुट करके देखी, वैल्यू पुट करके देखी आपने, एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो वाई की जो वैल्यू आई वो माइनस का 2/5 आई है। माइनस का 2/5 आने का मतलब इस वाले रीजन में आ गई आपके पास में। क्लियर, सबको समझ में आया ये वाली बात, क्योंकि ये आपके पास में यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास में क्या होगा, -5 होगा यहाँ पर, ठीक है, वाई की वैल्यू 3। बोलोगे ये वाली बात क्लियर हुई सभी को। यस सर। ओके,
और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने कहा ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 2x+1। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपने कहा डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन ऑफ फंक्शन वो -1/2 नहीं होना चाहिए, तो r माइनस में -1/2, ये आपके पास x की वैल्यू। रेंज ऑफ फंक्शन वो आपके पास में क्या हो गया, वो आपके पास हो गया है कि 1/2, तो r माइनस का 1/2, r माइनस का 1/2। तो आपके पास में एक लाइन तो हो गई, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था। कि x की वैल्यू -1/2, y की वैल्यू 1/2, ये x की वैल्यू -1/2 है और ये y की वैल्यू 1/2 है। तो ग्राफ जो बनेगा, अब आपने 0,0 वैल्यू पुट की, जैसे ये पॉइंट 0,0 को पुट किया, इसे पुट करना सबसे आसान है, 0,0 को पुट किया, x की वैल्यू 0 पुट की, तब x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो y की जो वैल्यू आ रही है 3 आ रही है। y की वैल्यू 3 का मतलब ऊपर जा रही है, इस वाले लाइन से देखो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाने का मतलब जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसे। ये दोनों लाइन क्या होगी, एसिम्पटोट्स होगी, ऐसे। ये आपके पास में हाइपरबोला बन गया, ये आपके पास में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। क्लियर हुई मेरी बातें इतनी सबको? ओके, तो मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन दिया मैंने, ये आप करोगे सोल्व। ये लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x माइनस का 6 डिवाइड बाई 2x² प्लस में 7x माइनस का 9। तो देखो भाई इसमें क्या है कि आप देख रहे हो तो क्वाड्रेटिक डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, बट देख रहा हूं मैं तो x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, तो देखो 1 + 5 6 - 6 यानी 0 बन जा रहा है। नीचे भी आपके पास 2 + 7 -9, वो भी क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। तो आपके पास में 1 वैल्यू पुट करने में ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, यानी कि x-1 दोनों का फैक्टर होगा। x-1 क्या होगा, इन दोनों का फैक्टर होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि x-1 ऊपर भी आएगा और नीचे भी आपके पास में x-1 आएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व करना है। तो दूसरा देखो यहाँ पर आपने इसे दूसरा जो फैक्टर आएगा वो क्या आना चाहिए आपके पास में कि x² बन रहा है, तो यहाँ पर तो x आएगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या आ रही है -6, तो ये +6 आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म। दूसरे वाले में देखो यहाँ पर क्या है 2x² है, तो यहाँ पर तो आएगा 2x, क्योंकि यहाँ -1 है, -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि -9 बन जाए, तो +9 के साथ मल्टीप्लाई, ये आपके पास में हो गया +9। अब देखो जब आप इसे ऐसे कट कर रहे होते हैं ना, अगर अब आप कहोगे सर ये तो ऊपर वाले की फॉर्म में चला गया, अब अगर आप ऐसे कट करते हो तो ऐसे कट करने के लिए लिखना पड़ता है कि जो x की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 1 है। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो ये डिफाइन नहीं होगा फिर तो, है ना। x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी तो उस वाले केस में क्या बन गया, लीनियर डिवाइड बाय लीनियर बन गया, और इसका आप ग्राफ बना सकते हो, इसका क्या कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। तो आपने कहा इसका ग्राफ, यानी कि अब इसकी डोमेन रेंज वो सब चीजें आप फाइंड कर सकते हो। तो आपने कहा देखो डोमेन, डोमेन अभी तक क्या आई है आपके पास में, जो डोमेन आई है वो आपके पास में आई है कि x इज नॉट इक्वल टू -9/2। आप सीधा सीधा वैसे भी कर सकते हो कि एक बार आपने इसे 0 पुट किया, 0 पुट किया तो x की वैल्यू -9/2 आ गई। तो आपने कहा -9/2 तो यहां पर चलेगा, x इक्वल टू -9/2। ओके, y की वैल्यू कितनी, तो 1/2 1/2, y की वैल्यू 1/2, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होगा। तो जो ग्राफ होगा ये 0,0 था। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, तो 0 पुट करता हूँ तो ऊपर क्या आ गया, 6/9 आ गया। 6/9 का मतलब कितना हो गया, 6/9 का मतलब हो गया ये 2/3, यानी कि 1/2 से तो ज्यादा आ रहा है। 1/2 से ज्यादा आने का मतलब हुआ कि जो ग्राफ जा रहा है वो यहां पर जा रहा है, कौन से पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में गया है। तो
यहां पर ये वाला पोर्शन आएगा। ये आपके पास ग्राफ चला गया, बट यहाँ पर तो क्या लिखा होता है, एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू 1 के ऊपर जो ग्राफ पर कुछ भी आ रहा है उसको आप हटा दो। एक्स की वैल्यू 1 कहां पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ओपन सर्कल लगाओ, ओपन सर्कल, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 पर ओपन सर्कल लगाओ। तो इसका मतलब हुआ इसकी जो डोमेन आई, डोमेन ऑफ फंक्शन, वो आपके पास क्या होगी, आर माइनस का, एक तो माइनस का 9/2, दूसरा आप 1 भी नहीं ले सकते हो, तो ये 1 होगी। रेंज ऑफ फंक्शन जो होगी आपके पास में वो क्या आ गई है, आर माइनस में, एक तो आपके पास 1/2 हो गया, दूसरा देखो 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही होगी, 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है, 1 की कोरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आ रही है, इसमें 1 वैल्यू पुट कर लो, एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू 1 पर जो एफ ऑफ एक्स है वो कितना बन रहा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बन रही है 7 डिवाइड बाई 11, 7 डिवाइड बाई 11। इसमें आपने एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो 7 डिवाइड बाई 11, तो ये भी हटाना पड़ेगा, 7 डिवाइड बाई 11। क्लियर हो गया होगा, आई होप सो, इतनी बातें तो सबको क्लियर हो गई होगी। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। दीपक हुआ क्लियर भाई? नहीं सर। नहीं हुआ क्लियर? देखो क्या किया आपने, ये सर लास्ट वाला बता दो। लास्ट वाला जो है यहां तक आपको समझ में आ गया कि देखो ये क्या लिखा है, ये जो बनाया है ना, ये जो आपके पास आया है, ये एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 के लिए आया है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जब हम ऐसे ऊपर और नीचे कट करते हैं तो ये 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 से 0 को कट नहीं करते, तो एक्स की वैल्यू 1 की इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये मैंने लिख दिया पहले ही। जब एक्स की वैल्यू 1 की इक्वल नहीं है तब आपके पास ये जो एफ ऑफ एक्स था ना, ये क्वाड्रेटिक डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक जो था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, लीनियर डिवाइड बाई लीनियर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर इतनी बात है? यस सर। ओके, जब ये लीनियर डिवाइड बाय लीनियर में कन्वर्ट हो गया तो इसको सोल्व करना मैं जानता हूं। कैसे सोल्व करता हूं कि एक तो मैं वर्टिकल एसिम्पटोट्स लेता हूं, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। तो नीचे वाले को 0, नीचे वाला जो है वो 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 9/2 आ गई। ओके, और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स कैसे लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को डिवाइड कर देते हैं, तो 1 डिवाइड बाई 2 1/2, y इक्वल टू 1/2। ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है। दूसरा y इक्वल टू 1/2 आपके पास क्या आ गया है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स आ गया। अब आपने क्या किया कि ये जैसे 0 को, अब आपके पास जो ग्राफ बनना था भाई, ग्राफ बनना था वो क्या बनना था, क्या तो इस वाले में बनना था आपके पास में, या इस वाले में, या फिर इस वाले और इस वाले में बनना था। ये 4 रीजन है ना, इन इनमें ग्राफ जाना था। तो मैंने क्या किया, 0,0 पुट किया। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो क्या चला गया, y की वैल्यू आई 6 डिवाइड बाई 9। 6 डिवाइड बाई 9 का मतलब 1/2 से ज्यादा आ रही है। 1/2 से ज्यादा आने का मतलब ऊपर इस वाले रीजन में आ गया, इस वाले रीजन में आ गए। तो इस वाले रीजन में आने का मतलब आपके पास जो ग्राफ हुआ वो कहां कहां पर चला गया, ये इस वाले रीजन में चला गया, ये हट गया। आपने ग्राफ बना दिया। ग्राफ बनाया तो आपने लिखा था एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो देखो आपने ये कहा एक्स की वैल्यू 1 के ऊपर आपने ओपन सर्कल लगा दिया। इसमें आपने एक्स की वैल्यू 1 के ऊपर क्या लगा दिया, ओपन सर्कल लगा दिया। ओपन सर्कल लगाने का मतलब हुआ कि जैसे आपने एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हो तब वाई की वैल्यू क्या आ रही है, तो आपने कहा एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो ये किस चीज का ग्राफ है, ये इस चीज का ग्राफ है कि x प्लस 6 डिवाइड बाई 2x प्लस 9, इस चीज का ग्राफ है। तो आपने x की वैल्यू 1 पुट की इसमें, तो x की वैल्यू 1 पुट की, तो देखो y की वैल्यू क्या निकल कर आई, y की जो वैल्यू निकली वो आई आपके पास 7 डिवाइड बाई 11, यानी कि y की वैल्यू क्या है, एट x इक्वल टू 1, y की जो वैल्यू निकली वो आपके पास कितनी आ गई, 7 डिवाइड बाई 11। तो ये वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसके ऊपर ओपन लगाया हुआ आपने, तो ये वाली वैल्यू नहीं आने का मतलब आपने रेंज में से हटा दिया और डोमेन में से आपने 1 को हटा दिया। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बातें? बोलोगे बच्चे क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? यस सर। ठीक। यस सर। यस। ओके, नेक्स्ट लिखा आपने, नेक्स्ट मेथड। ये कौन सा मेथड, मेथड 3 वाला, डोमेन वाला 4, ओके 5, मेथड 5। मेथड 5 में आपने कहा जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, इसमें यूजिंग सब्स्टिट्यूशन।
यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें कहां पर अप्लाई करेंगे इसको आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो कि जितने भी वेरिएबल टर्म है वो सिंगल वेरिएबल टर्म होनी चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। तो चलो लिख लो आप इसे ऐसे, जैसे हमने वहां पर किया था सेम उसी टाइप से होना चाहिए। ऑल वेरिएबल टर्म जो हम मेथड 1 किया था should be present in the form of single variable। वेरिएबल टर्म, ठीक है। और या फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और शुड बी कन्वर्टिबल इन सिंगल फंक्शन और एक्सप्रेशन। और दूसरा आपने कहा कि अगर वो ऐसा हो गया, मान लो कि वो सारे की सारे सिंगल फंक्शन की फॉर्म में या सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तब क्या करना आपने, तो उसको आप नाम दे दोगे। जैसे आपने कह दिया कि जैसे आपने कहा कि उसको मैंने टी नाम दे दिया, या ऐसे बोला मैंने, इफ ऑल वेरिएबल टर्म कैन बी एक्सप्रेस in terms of f of x से। अगर आपने ये f of x की फॉर्म में बोल दिया तो आपने क्या करना है कि जैसे सभी को एक फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया है, जितनी भी वेरिएबल टर्म थी उनको आपने f of x की फॉर्म में लिख दिया। तो आपने क्या करना है सबसे पहले ऐसे किया, देन अज्यूम f of x इज इक्वल टू t, और t की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लो। फाइंड अलाउड वैल्यू ऑफ, अलाउड वैल्यू का मतलब रेंज फाइंड कर लो, अलाउड वैल्यू नहीं, अलाउड वैल्यू ऑफ t दैट इज रेंज ऑफ f of x। जो t की अलाउड वैल्यू रहेगी उसका मतलब हुआ कि f of x की वो रेंज रहेगी। कंफ्यूज नहीं होना है, अभी जैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा ये सारे पॉइंट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। आपने कहा कि जो रेंज आपने फाइंड की है, देन फाइंड, ऐसे लिख लो, देन फाइंड रेंज ऑफ obtained expression of t in the allowed region, in the allowed region। क्या बोल दिया मैंने ऐसे बोला भाई, जैसे मान लो कि आपके पास में कोई भी एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो उसे आप किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में, एक वेरिएबल टाइप से आप उसे कन्वर्ट कर पाओ। तो उस वेरिएबल को आपने क्या कह दिया कि वो जो वेरिएबल है उसको आपने नाम दे दिया कि उसको आपने क्या क्या तो कह दो कि वो जो वेरिएबल है वो कोई ना कोई एक फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स टाइप का, उस एफ ऑफ एक्स को आपने टी बोल दिया, यानी कि जो वेरिएबल था मान लो उसको आपने टी बोल दिया। तो टी की आपने क्या कर लेनी है, रेंज फाइंड कर लेनी है, टी की रेंज जो भी कुछ होगी, ठीक है। तो टी की जो आपके पास रेंज आएगी, उसके बाद आपने, एक मिनट यहां से क्लियर होगा, ऐसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं उससे क्लियर करते चलता हूं। जैसे मैंने कहा कि आपने रेंज फाइंड करनी, फाइंड रेंज ऑफ, तो ये लिखा हुआ है 9 रेज टू की पावर x माइनस में 4 इंटू में 3 रेज टू की पावर x प्लस 7, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा है 3 रेज टू की पावर x जो है इसकी फॉर्म में मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। 3 रेज टू की पावर x की फॉर्म में मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूं, तो कन्वर्ट कर सकता हूं तो आपने लिख दिया, तो क्या हो जाएगा 3 रेज टू की पावर x पूरे की पावर 2 ऐसे माइनस में 4 इंटू में 3 रेज टू की पावर x प्लस में 7। तो आपने कह दिया कि
यहाँ पर ये बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 रेज टू की पावर एक्स है। ठीक है, ये फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो आपने बोल दिया कि ये 3 रेज टू की पावर एक्स जो है इसको आपने बोल दिया टी। तो अगर आपने इसे टी बोला तो ये क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, ऐसे हो गया टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 7। अब जब जैसे ही आप बोलते हो किसी फंक्शन को टी बोल रहे हो आप, जैसे किसी भी फंक्शन को आप टी बोल रहे हो, 3 रेज टू की पावर एक्स को एक फंक्शन है उसको आपने टी बोल दिया। तो ये जो टी बोला आपने, इस टी की आप अलाउड वैल्यू फाइंड कर लो। अलाउड वैल्यू का मतलब 3 रेज टू की पावर एक्स की रेंज फाइंड कर लो। टी की अलाउड वैल्यू का मतलब क्या होगा, जो टी के पास में वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 रेज टू की पावर एक्स की जो रेंज होगी वही तो आएगी ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो टी है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है आप जानते हो। 3 रेज टू की पावर एक्स का ग्राफ आप जानते हो, ये 3 रेज टू की पावर एक्स का ग्राफ होता था। तो 3 रेज टू इसका जो ग्राफ होगा यानी कि वो कहां से जा रहा है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। ओके, तो आपने कहा टी की अलाउड वैल्यू क्या होगी, 0 टू इनफाइनाइट, ये आपने कहा फर्स्ट है। तो ये जो मैंने लिखवाया था अभी आपको कि ये सबसे पहला तो ये था कि वो एक वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सिंगल फंक्शन या सिंगल एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो सिंगल फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद आपने क्या कहा कि एफ ऑफ एक्स को टी मान लिया, जो फंक्शन था ना, जैसे 3 रेज टू की पावर एक्स कोई फंक्शन था उसको आपने क्या बोल दिया, टी बोल दिया। तो टी की आपने क्या कर लिया, सेकंड स्टेप अभी आपने कर लिया अलाउड वैल्यू ऑफ टी, यानी कि जो एफ ऑफ एक्स था, जो 3 रेज टू की पावर एक्स था उसकी रेंज फाइंड कर लो, वो टी की क्या होगी, अलाउड वैल्यू होगी। इतनी बात सबको क्लियर हुई, बोलोगे इतनी बात सबको क्लियर हुई या नहीं हुई है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको टी की अलाउड वैल्यू तो आ गई, अब आपको क्या चाहिए कि रेंज फाइंड करनी थी आपको, किसकी, जो एक्सप्रेशन था उसकी रेंज फाइंड करनी थी। तो वो क्या करो, उसकी रेंज फाइंड करो किसमें, जो अलाउड रीजन है उसमें रेंज फाइंड करो। यानी कि ये टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 7, इसका ग्राफ अगर आप देखो तो ऐसे होता है कि अगर मैं टी स्क्वायर माइनस का 4t इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, ये तो ऐसे बन गया t इंटू में t माइनस का 4। तो ये तो पैराबोला शेप में चला गया है कि t की वैल्यू 0 है, एक t की वैल्यू 4 है। तो ऐसे आपके पास t की वैल्यू के लिए ऐसे ग्राफ जा रहा है। ठीक है, ये आपके पास में ग्राफ है। तो इसमें देखो इसकी रेंज क्या क्या आएगी, इसकी रेंज आने का मतलब हुआ कि आपने अलाउड वैल्यू में देखनी है। टी की वैल्यू कहां से जानी है, टी की जो वैल्यू है ये टी की फॉर्म में चल रहा है, तो टी की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक चलना चाहिए। तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक देखो y की वैल्यू क्या क्या आएगी, ऐसे आएगी। इस फंक्शन की जो रेंज आएगी वो कहां तक जाएगी, ऐसे जाएगी, ये जाएगा। यानी ये वाला रीजन लेना है आपने। ठीक है, ये रीजन लेना है आपने। तो यहां से आपके पास में क्या आया, इसकी जो रेंज आई, यहां से जो इसकी रेंज आई वो आपके पास, चलो मैं इसको टी स्क्वायर माइनस का 4t, इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ, जैसे मैं कह देता हूँ ये जी ऑफ टी है। ठीक है, कोई आपने नाम दे दिया ऐसे, जी ऑफ टी है। तो जी ऑफ टी की जो वैल्यू आई आपके पास में वो कितनी आ गई है, तो जी ऑफ टी की जो वैल्यू आई है वो आपके पास में आ गई है कि कहां से देखो, y की वैल्यू का क्या क्या आ रही है, y की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रही है। जी ऑफ टी की वैल्यू यानी जी ऑफ टी बिलोंग्स टू, जी ऑफ टी की जो वैल्यू है वो कहां से जा रही है, 0 क्लोज से लेकर के इनफाइनाइट तक आपके पास वैल्यू जा रही है। 0 क्लोज से लेकर इनफाइनाइट तक आपके पास में क्या जा रही है, वैल्यू जा रही है। सॉरी, 0 क्लोज से नहीं, और भी नीचे से। ये जो है ये वैल्यू y की वैल्यू देखनी है ना, y की वैल्यू तो आपके पास में ये होगी। y की वैल्यू देखो ये क्या है, ये था 0 और ये था आपके पास में 4। तो y की वैल्यू ये जो वर्टेक्स होगा इस पर होगी। तो वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स यहाँ पर होगा 2, x की वैल्यू 2, इन दोनों का मिड पॉइंट दोनों रूट का मिड पॉइंट। तो 2 पर देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जब आप x t की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो ये क्या आ गया, 2 इंटू में माइनस का 2 माइनस का 4, टी की वैल्यू कितनी आ गई, -4, ये -4। तो जी ऑफ टी की जो वैल्यू जा रही है वो कहां से जा रही है, -4 से लेकर के इनफाइनाइट तक वैल्यू जा रही है। जी ऑफ टी की जो वैल्यू जा रही है -4 से लेकर इनफाइनाइट तक वैल्यू जा रही है। और आपको क्या करना था, इसकी यानी कि इस वाले पोर्शन की जो वैल्यू थी, ये जी ऑफ टी था, इसकी वैल्यू आपके पास -4 से इनफाइनाइट थी। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास में -4 प्लस 7 से लेकर के इनफाइनाइट में तो कुछ भी ऐड करोगे तो इनफाइनाइट ही रहना है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, 3 से लेकर के इनफाइनाइट।
बोलोगे ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? एक बार दोबारा से देख ले। आपने कहा कि जो रेंज फाइंड करनी थी उसमें क्या होना चाहिए कि सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में या सिंगल फंक्शन की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर पाओ, ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन को। तो मैं कन्वर्ट कर पा रहा हूँ 3 raised to the power x को, ठीक है। तो इसको जो एफ ऑफ एक्स है ये 3 raised to the power x, इसको मैंने क्या बोल दिया, टी। तो जैसे ही आप टी बोलते हो तो उसके अलाउड वैल्यू फाइंड कर लो, कि अलाउड वैल्यू का मतलब 3 raised to the power x की रेंज फाइंड कर लो, कि टी की जो वैल्यू जानी चाहिए वो कहां से कहां तक जानी चाहिए, 0 से लेकर इनफाइनाइट में जानी चाहिए। ओके, टी की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट में जा रही है। तो आपने कहा ये ग्राफ क्या, ये बन गया आपके पास में टी स्क्वायर माइनस का 40+7। तो इसका ग्राफ बनाना है, तो पूरे का ग्राफ बनाने की जगह मैंने क्या किया, सिर्फ इतने वाला पोर्शन ले लिया, टी स्क्वायर माइनस का 40 ये वाला ग्राफ बना लिया, ठीक है। आप चाहते तो पूरे का भी बना सकते थे, बट मैंने तो इतना ही ले लिया, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस का 40, तो यहाँ से आपके पास में क्या गया है 0 4, ये इसके दो रूट आ गए हैं 0 और 4। तो जो ग्राफ है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड पैराबोला है। ओके, तो वर्टेक्स की कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आ रहा है वो आपके पास में क्या आ रहा है, वर्टेक्स जो आ रहा है एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू -4, ये पॉइंट आ रहा है आपके पास में, ठीक है। तो इसका मतलब जो y की वैल्यू जा रही है वो -4 से लेकर के कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। कौन सी डोमेन में चेक करना है आपने, जो डोमेन है रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, वो क्या लेनी है, जो t की अलाउड वैल्यू है वो उसमें चेक करना है। ओके, बोलोगे एक बार मुझे बता दोगे कि ये चीज सबको समझ में आई है या नहीं आई है? किसी बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टेप में तो पूछे। बोलो भाई, क्या क्या हुआ? सर 3 ओपन नहीं आना चाहिए। किस पर? 3 ओपन नहीं, 3 ओपन नहीं, ये देखो ना, 0 के ऊपर तो ओपन है, चलो ठीक है। ये जो 2 है 0 से लेकर जो डोमेन जा रही है वो क्या जा रही है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रही है। तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग देखना है ना आपने। तो ये जो पॉइंट आ रहा है -4, -4 किसके कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है, 2 की कोरस्पॉन्डिंग आ रहा ओके सर। है ना, 2 की कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है। और कोई बच्चा कहे फिर सर 0 की कोरस्पॉन्डिंग तो जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो 0, तो 0 के ऊपर तो ओपन आना चाहिए भाई, 0 के ऊपर तो ओपन आ गया, बट 4 जो है ना, 4 की वजह से भी 0 बन रहा है, तो 4 की वजह से वो आ गया आपके पास। ओके, और बाकी बच्चे क्लियर हुआ है सभी को? यस सर। सर डोमेन में क्या क्या है? क्या कह रहे हो डोमेन में? यस सर, डोमेन में। डोमेन में क्या बोलो नो सुयस? नो सर, हो गया। हो गया। रेंज क्या करना है? सचिन अ, आपने अपना जो नंबर है ना वो मेरे को वो करना है, मैसेज करना है ना सचिन, जिस नंबर पर आप अवेलेबल रहते हो, सचिन हुड्डा, ठीक है। सुन पा रहे हो मेरी बात को, नहीं सुन पा रहे हो सचिन हुड्डा? सचिन सचिन कहां पर हो भाई? सर ये आवाज नहीं आ रही मेरे में। हाँ आ रही है, अब आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे आपने ना अपना जो मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर आप अवेलेबल रहते हो, जिसको जिससे कॉल उठा लेते हो, वो वाला नंबर मेरे को सेंड करना है, व्हाट्सएप करना है ना। ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज मतलब मेरी आवाज ही नहीं आ रही आप तक? बाकी सभी तक आ सर रही है अभी? आवाज आ रही है अभी। यस आ सर। रही है सर। आ रही है सर। ओके सचिन, फिर तुम कैसे कैसे काम चला रहे हो इतनी देर से बिना आवाज के? नहीं सर एक बार आने के बाद सर नो मतलब वो हो जा रहा है सर, मतलब कट
ओके, आपको एक मैसेज आया होगा, चेक कर लेना ना। ओके, यहां तक की बातें सभी को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर ये क्लियर हो गया है तो आप खुद से एक बार अप्लाई करो। जैसे रेंज फाइंड करनी है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² + 2, इसकी रेंज फाइंड करनी है, इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो आपने मान लिया जैसे कि ये जो लिखा हुआ है x² + 2, इसको अगर आपने t बोला है तो जो t की वैल्यू आई है, तो इसका मतलब t की जो वैल्यू आई है वो उसी टाइम लिख दो कि t की अलाउड वैल्यू क्या क्या है। x² + 2 है तो x² की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो 2 भी लिख दिया। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू गई वो कहां से चली गई, 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक वैल्यू चली गई। तो आपका जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया, ये t-2 प्लस में 1/t। ठीक है, इस चीज को आपने सोल्व करना है। इसकी रेंज बतानी है आपने। इसका मतलब हुआ ऐसे कि ये क्या लिखा है, t+1/t। चलो मैं एक बता देता हूँ। देखो इसमें पूरे का ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतने का ग्राफ बना लो कि जैसे ये जो लिखा है ना, इसको आपने मान लिया जैसे कि ये कोई भी दूसरा फंक्शन है g, इस g का ग्राफ बना लो। ठीक है, उस -2 है, -2 तो उसमें ऐड कर दोगे, फिर जो इसकी रेंज आएगी g की रेंज आएगी वही आपके पास में आ जाएगी। तो इस g का जो ग्राफ बनाओगे, उसकी डोमेन यानी कि उसकी डोमेन रेस्ट्रिक्टेड कर दी। उसकी डोमेन कितनी लेनी है आपने, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक लेनी है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना सभी जानते हैं। इसका जो ग्राफ बनता था वो ऐसे बनता था कि ये एसिम्पटोट्स होते थे। ये जो है x की वैल्यू 1 पर, ये पॉइंट जो है ऐसे जाएगा, ये x की वैल्यू 1, तो यहां पर तो y की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इससे ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे। आपके पास ऐसे ग्राफ जाएगा इसका। तो इसका जो ग्राफ है, इसकी डोमेन कहां से कहां तक, इसकी जो डोमेन है वो रेस्ट्रिक्टेड कर दिया आपने कि इसकी डोमेन कहां से कहां तक लेनी है आपने, वो लेनी है 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, जो t की अलाउड वैल्यू होती है। तो t की अलाउड वैल्यू देखो, t की वैल्यू यानी कि ये 2 है, 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक वाला पार्ट लेना है आपने, ऐसे ये वाला पोर्शन लेना है। तो इस वाले पोर्शन में y की वैल्यू क्या क्या आएगी, तो देखो जब आपने नीचे वाला लेना ही नहीं है, जब आपने यहां पर वैल्यू पुट की, x की वैल्यू 2 पुट की, तो जो x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 5/2 आ रही है। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/2 आ रही है। यानी कि यहां से आगे वाला जो ग्राफ है ये कंसीडर करना है आपने। कौन सा ग्राफ, ये वाला, कि x की वैल्यू 5/2 से लेकर के ये ग्राफ जो आ रहा है ये कंसीडर करना है बस केवल। तो यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी, y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, y की वैल्यू जा रही है यानी g की जो वैल्यू जा रही है, g का मतलब हुआ g आपके पास में है x + 1/x, ठीक है, या t + 1/t। और वेयर वेयर t की जो वैल्यू है वो t की वैल्यू कहां से जा रही है, t की वैल्यू जा रही है t बिलोंग्स टू 2 to इनफाइनाइट। तो इसकी जो रेंज आई है, रेंज ऑफ g वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, वो कर रहा है 5/2 क्लोज से लेकर के इनफाइनाइट तक, ऐसे ऐसे जा रहा है।
तो आपको तो जी ऑफ टी की रेंज नहीं फाइंड करनी थी, आपको तो जो फंक्शन गिवन था उसकी रेंज फाइंड करनी थी। ठीक है, तो इसकी रेंज कितनी आ गई? दिस इंप्लाइज इसकी जो रेंज आ गई है वो आपके पास आ गई है रेंज -2 करना है बस आपने। रेंज जो आ गई है वो आपके पास आ गई है 5/2 -2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो ये आपके पास हो गया है 1/2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। क्लियर हुआ? सभी को समझ में आया? यस सर। ओके, एक बार देख लिया? किसी बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? आपने रेंज फाइंड करनी कि ये लिखा है y इक्वल टू ऐसे x माइनस का 1, x माइनस का 3, x माइनस का 5, x माइनस का 7, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो भाई, ये छोटी क्लासेज में आपने सीखा होगा कि इनको फैक्टराइज करना, इस टाइप की चीजें सीखी। फैक्टराइज तो चलो ये फैक्टराइज फॉर्म में तो है ही, बट इसमें क्या कर सकते हो? जैसे अगर आपके पास 4 टर्म है तो आपने ये ध्यान रखना है इसमें कि इसमें कुछ कॉमन टाइप का बनाने की कोशिश करनी है। तो देखो जैसे अगर आप इसको क्लब कर दो, इसमें देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या आ रहा है? -1, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी आ रही है? -7। इन दोनों का सम कर रहा हूं तो क्या आ गया? -8, और इन दोनों का सम कर रहा हूं तब भी क्या आ रहा है? -8 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ऐसे क्लब करोगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा? ऐसे देखने को मिलेगा कि ये बन जाएगा x² माइनस का ये -8x सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब -8x, और इसमें भी क्या बन जाएगा? ये -80 बनेगा। ओके, प्रोडक्ट कितनी बन जाएगी? +7, और अगले वाले में भी क्या बनेगा? x² माइनस में 8x प्लस में प्रोडक्ट कितनी बन गई? 15। यानी कि ये जो पार्ट था ना, इतना पार्ट जो था ये दोनों में कॉमन आ गया। इतना जो पार्ट था ये दोनों में कॉमन आ गया। इतना पार्ट कॉमन आ गया तो इसी को मैं क्या बोल दूंगा? टी बोल दूंगा। इसी को मैं टी बोल दूंगा। तो आपने कहा लेट x² माइनस का 8x, इसको आपने क्या बोल दिया? टी बोल दिया। जैसे ही आपने ये बोला टी, टी बोलते के साथ टी की अलाउड वैल्यू फाइंड कर लो। टी की अलाउड वैल्यू का मतलब x² माइनस 8x की रेंज फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करोगे? आपने कहा कि ये है आपके पास में, ये आपके पास में है x की वैल्यू, x कॉमन लिया यहां से, तो ये हो गया x इंटू में x माइनस का 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 8 है। तो यहाँ पर जो वर्टेक्स जो होगा भाई, वर्टेक्स के कोरस्पॉन्डिंग ही मिनिमम, अगर अपवर्ड पैराबोला है तो वर्टेक्स के कोरस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी। तो ये x की वैल्यू, इनका मिड पॉइंट 4, तो इसमें 4 वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू 4 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -16। ये आपके पास आ गया है -16। -16 का मतलब ये पॉइंट क्या आया? x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -16, ऐसे चल रहा है। तो आपने क्या करना है कि ये जो ग्राफ है ये -16 से चलकर, यानी कि आपके पास -16 से चलकर अगर आप ऐसे y एक्सिस को ड्रॉ भी करो, ऐसे ये y एक्सिस है, तो y की जो वैल्यू चल रही है वो -16, ये वाला पॉइंट जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग -16 है। -16 से चलकर कहां तक जा रही है? y की वैल्यू देखो, -16 से चलकर आपके पास में ऊपर इनफाइनाइट तक जाएगी, ऊपर इनफाइनाइट तक जाएगी। तो आपने कहा इसका मतलब हुआ यहां से जो t बिलोंग्स कर रहा है, t बिलोंग्स टू कहां तक हो गया? -16 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो गया। ये आपने t की अलाउड वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, जैसे ही आप t लिख दो उसी टाइम t की अलाउड वैल्यू लिख दो। ओके, अब आपने कहा कि अब आपके पास जो क्वेश्चन था वो कैसे कन्वर्ट हो गया? आपने इसे t बोल दिया है। t बोलने का मतलब आपके पास आ गया कि y इज इक्वल टू t+7, और यहां पर क्या है? t+15 ऐसे। और t जो है, t की अलाउड वैल्यू क्या है? -16 से लेकर इनफाइनाइट तक है। कहने का मतलब आपको बस इसका ग्राफ बनाना है जिसमें डोमेन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? -16 से लेकर इनफाइनाइट तक होनी चाहिए। डोमेन को आपने रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, तो इसका ग्राफ बनाना वो आप जानते हो। ये भी क्या है? ये भी दोबारा से पैराबोला बन रहा है। तो दोबारा से पैराबोला बनने का मतलब यहाँ पर आपके पास में क्या बन गया? ऐसे बन गया। ये y एक्सिस है, तो t की वैल्यू -7 एंड t की वैल्यू -15, ये दो रूट आ रहे हैं इसकी।
तो जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से चला जाएगा, ये माइनस का 15 और ये माइनस का 7, तो इनका मिड पॉइंट तो ये कितना आएगा, माइनस का 22 डिवाइड बाई 2, माइनस का 11, तो x की वैल्यू -11, तो x की वैल्यू -11 के कोरस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी आएगी, y की जो वैल्यू निकलेगी -11 पुट कर दो, -11 पुट किया आपने तो -11 + 7, ऐसे माइनस का 11 + 7 इनटू में माइनस का 11 + 15, तो ये आपके पास में हो गया है 4 और ये आपके पास में हो गया है 4 -16, ये तो -16 ही निकल गया, y की वैल्यू -16 निकल गई। यानी कहने का मतलब आपके पास इसकी जो रेंज गई वो कहां से चलेगी, देखो डोमेन क्या है, -16 से लेकर की x की वैल्यू कहां से, -16 यहां पर है, -16, तो यहां से लेकर की ये -15 था और इससे आगे ये -16 है, तो -16 से लेकर के ये वाला पोर्शन, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग तो आपके पास जो रेंज निकल कर आ रही है वो क्या निकल कर आ रही है, -16 से लेकर इनफाइनाइट तक निकल कर आ रही है। तो जो रिक्वायर्ड रेंज हो गई वो कितनी हो गई, यहां पर रिक्वायर्ड रेंज वो बाई चांस सेम आ गई दोनों की, वो आपके पास क्या होगी, -16 से लेकर के इनफाइनाइट तक। बोलोगे ये बात क्लियर हुई सभी को या नहीं हुई है? यस सर। ये वाली बात सबको क्लियर है? सर ये वाला Yes, एक बार sir. दोबारा बता दो। यतन देखो बच्चे, ऐसे था कि ये रेंज फाइंड करनी थी आपको, तो रेंज फाइंड करने के लिए जब भी ऐसे लिखा होता है ना, जैसे ये 4 टाइप की टर्म लिखी होती है, तो आप क्या करते हो, इसमें आपने सम ऑफ रूट्स, भाई अगर आप ऐसे लिखते हो जैसे x माइनस का अल्फा x माइनस का बीटा, इनकी प्रोडक्ट कर दो तो ऐसे लिखते हो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो देखो मैं कुछ सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है यहां से कि अगर मैं ऐसे ऐसे क्लब कर लूं, किस तरह से क्लब करूं कि जिनका सम ऑफ रूट, जिनके जीरोज का जो सम है वो इक्वल हो जाए, तो 1 और 7 को ऐड करता हूं तो 8 बनता है, 3 और 5 को ऐड करता हूं तब भी 8 बनता है, तो इसका मतलब फिर ये जो पार्ट होगा ना x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये वाला पार्ट सेम आ जाएगा। ओके, तो मैंने इसी आइडिया पे काम किया, ठीक है। अभी आपको नहीं पता तो अभी के लिए आपने ध्यान रखा, अब से ऐसे ही करना होता है, ठीक है। तो x² माइनस का 8x प्लस 7 कर दिया, ये बन गया x² माइनस का 8x प्लस 15, तो x² माइनस 8x को मैंने t बोला, जैसे t बोला तो t की अलाउड वैल्यू फाइंड कर ली, यानी कि x² माइनस 8x का ग्राफ बनाया मैंने और उसकी रेंज फाइंड कर ली, तो x² माइनस 8x का ग्राफ बनाना मैं जानता हूं, ठीक है। सीधा से लिखा है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ऐसे लिखा हुआ है। तो आपने इसकी जो y के ऊपर जो वैल्यू आ रही है, y के ऊपर क्या आ रही है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -16 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है, -16 से लेकर इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू जा रही है। ओके, तो अब आपने क्या किया, जैसे ये तो ये क्या बन गया, जो y था वो क्या बन गया, t+7 t+15 की फॉर्म में बन गया, और t की अलाउड वैल्यू क्या है, -16 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है, यानी कि डोमेन को आपने रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। अब ये वो वाला क्वेश्चन बन गया, तो आपने t+7 और t+15 का ग्राफ बनाया, ठीक है, उसमें जो t की वैल्यू लेनी है, जैसे ये t है, ये t के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आनी, ठीक है, जैसे x लिखते थे आप t लिख दिया, ये t है, तो t की कोरस्पॉन्डिंग t की जो वैल्यू -16 से लेकर की इनफाइनाइट तक जा रही है, तो -16 ये आपके पास -16 हो गया। सर अब ये जो -16 से इंफिनिटी है, अभी हमें x एक्सिस पे देखना है। हाँ, ये -16 से इन्फिनिटी, ये क्या है, एक्स एक्सिस पर देखो भाई, ये देखो ना आप ऐसे देखो, ये t+7 t+15 ये क्या है, डोमेन फाइंड करने का मतलब मैं क्या फाइंड करता है इसमें, t की अलाउड वैल्यू है ना, ऐसी फाइंड करता, रेंज फाइंड करने का मतलब y की वैल्यू आनी चाहिए। तो ये जो t है, t क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप t की वैल्यू पुट करते जा रहे हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकल कर आ रही है। तो जो t है, t को आपने क्या लेना है, एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है, और y को आपने क्या लेना है, वो y को आपने लेना है y एक्सिस के अलोंग, जिसकी आप रेंज फाइंड करें, ठीक है। तो t की वैल्यू -16 से लेकर इनफाइनाइट के बीच का ग्राफ ही कंसीडर करना है आपने, t की वैल्यू -16 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रही है, ये t की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इससे आगे आगे का ग्राफ चेक करना है, इससे आगे आगे, यहां से आगे आगे का ग्राफ चेक करना है। तो उसमें देखा आपने y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू मिनिमम नीचे आते हैं, वर्टेक्स के ऊपर मिनिमम होती है, वर्टेक्स के ऊपर कितनी होगी, -16 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। ये तो आपने याद किया ही हुआ है कि क्वाड्रेटिक चैप्टर आप पढ़ चुके हो, तो आपने ऐसे तो ध्यान रखा ही हुआ है कि अगर मान लो आपके पास ये कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है f(x), ठीक है, ax² प्लस में bx प्लस c,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू केस 1 क्या होता है इसमें, केस 1 हो गया ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो उस वाले केस में ये जो वर्टेक्स होता है ये क्या आता है, माइनस का b डिवाइड बाई 2a कोमा माइनस का d डिवाइड बाई 4 ऐसे आता है। या आप कह दो कि अगर दो रूट है तो अल्फा और बीटा के बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो वर्टेक्स होता है। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जाता है। तो इसकी जो रेंज हो गई, रेंज ऑफ फंक्शन, इस वाले केस में क्या होगी, माइनस डी डिवाइड बाई 4a वाई की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। केस 2 अगर नीचे वाला हो तो उस वाले केस में आपके पास में वो क्या बन जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से लेकर वो चली जाएगी। ठीक है, ये वर्टेक्स वाला है, ये आपने किया हुआ है। ठीक है, तो ये वर्टेक्स है। ये कब होगा, जब a की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो वर्टेक्स की वैल्यू तो क्या ही रहनी, सेम ही रहनी, माइनस का b डिवाइड बाई 2a माइनस का d डिवाइड बाई 4a। तो इस वाले केस में जो रेंज होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से लेकर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस d डिवाइड बाई 4। क्लियर है ना, ये तो पता है ना सभी को। यतन क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। ओके, अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैं कहता हूं कि रेंज फाइंड करनी है आपने, रेंज फाइंड करनी है। ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स पूरे की पावर 3 प्लस में कोस इनवर्स एक्स पूरे की पावर 3, इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो मुझे पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, मुझे ये पता है, मैं उस चीज का यूज करूंगा इसे। ठीक है, क्योंकि ये एक फंक्शन की फॉर्म में नहीं है बट मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे यूज करूंगा, ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप से लिखा हुआ है। तो मैं जानता हूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू होगी, ऐसे जानता हूं ना मैं, ए क्यूब ए प्लस, चलो ऐसे लिख लो कि ए प्लस बी होल क्यूब, इस फॉर्म में लिखना है मुझे। और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस बी। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट ये दूसरी तरफ चला जाएगा ऐसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू के लिए। अब साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स की फॉर्म की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है, वो पाई बाई 2 होती है। तो आपने कर दिया ऐसे कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, ऐसे साइन इनवर्स प्लस में कोस इनवर्स पूरे की पावर 3, ठीक है, माइनस में 3 इंटू में साइन इनवर्स इंटू कोस इनवर्स, और यहाँ पर साइन इनवर्स प्लस में कोस इनवर्स, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने ऐसे। तो ये जो वैल्यू आई ये आपके पास में आ गई है पाई बाई 2 पूरे की पावर 3, और ये आ गया आपके पास में माइनस में 3 इंटू में साइन इनवर्स इंटू कोस इनवर्स, और ये आपके पास आ गया है पाई बाई 2, ये आपके पास आ गया है पाई बाई 2। ओके, अब देखो यहाँ पर ये साइन इनवर्स है, ये कोस इनवर्स है, तो एक की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसी एक की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो मुझे जो पता है साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पाई बाई 2 के इक्वल होती है। तो ये क्या बन गया है, ये आपके पास इतना बन गया अभी तक, तो पाई क्यूब डिवाइड बाई 8 माइनस में 3 इंटू में साइन इनवर्स, और कोस इनवर्स को आप लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स इंटू में पाई बाई 2। तो ये आपके पास में सिंप्लीफाई किया आपने। अब ये आपके पास में क्वेश्चन आ गया है कि माइनस का 3 इंटू में पाई बाई 2, और ये क्या रह गया है, यहां पर रह गया आपके पास में ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स और इंटू में पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इतना क्वेश्चन बन गया आपका। तो देखो अब इसे पूरे को, यानी कि पूरे का कुछ नहीं करना, आपने जो जो वैल्यू है ना ये इस वाले पार्ट को सोल्व कर लो। इस वाले पार्ट को अगर आप सोल्व करोगे तो जैसे साइन इनवर्स एक्स को, यानी कि इसकी अगर आप रेंज फाइंड कर लोगे तो फिर तो बस रेंज को इसमें पुट करना है। तो इसकी रेंज फाइंड कर लो। तो इसकी रेंज कैसे फाइंड करोगे कि साइन इनवर्स को अगर मैं टी बोल देता हूं, इस पार्ट को सोल्व कर रहा हूं मैं, केवल इस पार्ट को, फिर उसके बाद रेंज फाइंड कर लेंगे। तो आपने कहा लेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसको अगर आपने टी बोला, जैसे ही आपने टी बोल दिया, जैसे ही आपने किसी चीज को टी बोला तो टी की अलाउड वैल्यू फाइंड कर लो। तो टी की अलाउड वैल्यू कितनी होती है, यतन बताओगे? अब जनरली बच्चे ऐसी गलती करते हैं, -1 to 1 लिखते हैं। ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या आएगा, माइनस का पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक जाएगा।
ओके यानी कि आपके पास ये जो था इसका मतलब हुआ कि जी ऑफ टी फंक्शन बोल दिया आपने इसे, आपने कहा से जी ऑफ टी बोल दिया, कोई दूसरा फंक्शन का नाम दे दिया। पहले मैं इसकी रेंज फाइंड कर लेता हूँ। तो जी ऑफ टी की जो वैल्यू है वो आपके पास में क्या बन गया, यानी जी ऑफ टी, लेट जी ऑफ टी वो आपके पास बन गया ऐसे, यानी दूसरा फंक्शन बोल दिया आपने, वो आपके पास टी की फॉर्म में दूसरा फंक्शन है, वो क्या बन गया टी इंटू में π/2 माइनस का टी। और टी की अलाउड वैल्यू कितनी है, यहाँ पर टी की जो अलाउड वैल्यू है वो आपके पास में है टी बिलोंग्स टू माइनस का π/2 टू π/2। यहां तक की बातें सभी को क्लियर हो रही है। मैं देखो जी ऑफ टी की वैल्यू फाइंड करके लेके आऊंगा, फिर मैं इसमें पुट कर दूंगा, इस वाले में पुट कर दूंगा, इस वाले पूरे पार्ट। ओके तो जी ऑफ टी की रेंज बताई पहले तो आपने क्या आएगी। तो जी ऑफ टी तो क्या है, तो टी π/2 माइनस टी, ये तो सिंपल है आपके पास में, क्या लिखा हुआ है ये तो ऐसे लिखा हुआ है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा टाइप से। इसका ग्राफ बना लिया आपने। ये जैसे जी ऑफ टी है ना, जी ऑफ टी का मतलब जी ऑफ टी को वाई के कोरस्पॉन्डिंग लेना है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जी ऑफ टी की वैल्यू आ रही है और यहाँ पर टी की वैल्यू आ रही है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज को। तो इसका ग्राफ क्या जा रहा है, एक तो रूट 0 आ रहा है, दूसरा π/2 आ रहा है, 0 और π/2। ओके ये जो है, एक मिनट, हमने ग्राफ ऐसे बना दिया जैसे आपने कहा कि ये लिखा हुआ है ना, जैसे ये जो लिखा हुआ है आपके पास 3π/2 ऐसे लिखा है। अगर मैं यहाँ पर प्लस का साइन कर दूं तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन कर दूंगा तो ये यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया आपने, तो माइनस साइन कॉमन लेने का मतलब साइन इनवर्स ऐसे हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x माइनस का π/2। तो ये आपके पास बन जाएगा ऐसे t माइनस का π/2। ठीक है, ये दो आपका। तो इसका ग्राफ बना रहे हो, इसका ग्राफ बना लो। तो देखो इसमें जो t की वैल्यू लेनी है वो कहां से लेनी है, माइनस π/2 टू π/2 लेनी है। तो माइनस π/2 का मतलब होगा जैसे ये माइनस π/2 और ये आपके पास में कहीं पर ये दूसरा क्या है π/2 है और ये यहाँ पर कितना है 0 है। तो माइनस π/2 का मतलब हुआ कि जो जी ऑफ टी की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी ऐसे, यानी कि ये वैल्यू। तो यहां से वैल्यू लेनी है आपने और कहां तक लेनी है, ये π/2 तक, π/2 तक वैल्यू लेनी जो मैंने ग्रीन से सेव किया है। ओके तो आपने कहा कि ये माइनस π/2 पर इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस π/2 के कोरस्पॉन्डिंग इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो आपके पास निकलेगी कितनी, कि आप माइनस π/2 वैल्यू पुट कर दो तो माइनस π/2 और ये माइनस का π/2 माइनस π/2 तो क्या हो गया माइनस का π² डिवाइड बाई 2, नहीं माइनस माइनस प्लस π² डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू निकली। देखो टी की वैल्यू माइनस, ये जो है आपने माइनस π/2 पुट की यानी जी माइनस का π/2, तो ये क्या आ गया आपके पास में माइनस का π/2 इनटू में माइनस का π/2 माइनस का π/2, तो ये तो माइनस का पाई बन गया, तो ये माइनस माइनस प्लस π² डिवाइड बाई 2। ऐसे ही इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो मैंने बताया वर्टेक्स पर होती है। वर्टेक्स क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आ गया π/4, तो π/4 पर जी π/4 की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी π/4 और यहां पर क्या आ गया π/4 माइनस का π/2, तो माइनस का π/4 तो माइनस का π² डिवाइड बाई 16, माइनस का π² डिवाइड बाई 16। तो ये जो वैल्यू आई ये आपके पास में यहां पर जो वैल्यू आई है ये आई आपके पास में माइनस का π² डिवाइड बाई 16। क्लियर, समझ में आया, y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, माइनस का π² डिवाइड बाई 16 से लेकर π² डिवाइड बाई 2 तक जा रही है। यानी कि g ऑफ t जो है
इसकी रेंज कहां से कहां तक जा रही है, माइनस का पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 से लेकर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 तक जा रही है। अब मुझे तो क्या करना था, मुझे तो जो फंक्शन गिवन था उसकी रेंज फाइंड करनी थी। वो फंक्शन क्या गिवन था, ऊपर लिखा हुआ है ये एफ ऑफ एक्स की रेंज फाइंड करनी थी। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, पाई क्यूब डिवाइड बाई 8 प्लस में 3 पाई बाई 2। एफ ऑफ एक्स जो है वो है पाई क्यूब डिवाइड बाई 8 प्लस में 3 पाई बाई 2 इंटू में जी ऑफ टी। इसकी रेंज फाइंड करनी थी। तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, वो आप इसमें पुट कर दो कि जी ऑफ टी की वैल्यू ये है 3 पाई बाई 2 इंटू में जी ऑफ टी। इसकी जो वैल्यू आएगी, इसमें 3 पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लो, अपने आप से कर लो, 3 पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद पाई क्यूब डिवाइड बाई 8 इसमें ऐड करो, बता दोगे आंसर क्या है। ये तो क्या हो गया, माइनस का 3 पाई क्यूब डिवाइड बाई 32 और ये 3 पाई बाई 2 होगा तो 3 पाई क्यूब डिवाइड बाई 4। ऐसे ये जी ऑफ टी की वैल्यू आ गई 3 पाई बाई 2 इंटू, इसमें पाई बाई 8 जो है ये इसमें ऐड करना है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो गई, पाई क्यूब डिवाइड बाई 8 माइनस का 3 पाई क्यूब डिवाइड बाई 32 से लेकर के कहां तक जाना है, पाई क्यूब डिवाइड बाई 8 प्लस में 3 पाई क्यूब डिवाइड बाई 4। ये आपने ऐड कर दिया, तो ये आपके पास में रेंज आ गई। एलसीएम लिया तो ये 4 पाई क्यूब माइनस का 3 पाई क्यूब, तो कितना हो गया, पाई क्यूब डिवाइड बाई 32 और यहां पर हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में 8 है तो पाई क्यूब प्लस में ये 7 पाई क्यूब डिवाइड बाई 8। ठीक है, क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया, एक बार देख लिया आपने क्या क्या किया है, कैसे करना होता है, सबको समझ में आ गया होगा, कई क्वेश्चन कर चुके हैं अब तो हम। एक बार मुझे कंफर्म कर दोगे सभी कि ये जो चीज है ये सबको क्लियर हुई या नहीं हुई है। यस सर। ये वाला मेथड सबको क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो जितने भी ये रेंज के जो है, रेंज वाले जो है इतने आसान नहीं है, तो एक बार आपने जाके ये सारे के सारे क्वेश्चन करके भी देखने, ठीक है, दोबारा से करके देखोगे, अगर किसी बच्चे को डिफिकल्टी टाइप की लग रही है तो, अगर किसी बच्चे को डिफिकल्टी टाइप की लग रही है तो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं हो पाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक तो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम ही रह गया है। तो अब आपने ऐसे करना है कि पेपर मॉड्यूल
आपने कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने, तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो मॉड्यूल से आप प्रैक्टिस करोगी। तो इलस्ट्रेशन आपने लेना है कि इलस्ट्रेशन 1 2 9, ये आपने लेना है इलस्ट्रेशन 1 to 9। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन 12 13 14 15 16 17। इलस्ट्रेशन 25, इलस्ट्रेशन 26, 27, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगी, ठीक है। और 28, एक तो बस ये इतने जो है ये इलस्ट्रेशन आपने अटेम्प्ट करने, घर जाकर ये इलस्ट्रेशन अटेम्प्ट करोगे। तो बच्चों आज की जो क्लास है वो यहाँ पर ही खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इलस्ट्रेशन है ये नोट कर लिए होंगे आप सभी ने, ये इलस्ट्रेशन आपने अटेम्प्ट करना। किसी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा हो कि अभी नहीं हुआ है तो फिर भी आप एक बार अटेम्प्ट करके जरूर देखना, ठीक है, हो जाएगा फिर बाद में। ओके ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहाँ पर ही खत्म कर रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Okay, sir.